गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में कवर करेंगे। इन्वायरमेंट में हमने जो है पॉल्यूशन कवर कर चुके हैं और इससे अलावा हम इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको कवर कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये रहेगी बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है, वो क्या चीज कहलाएगी? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें जो है डाइवर्सिटी का मतलब क्या, डाइवर्सिटी से यहाँ पे क्या मतलब है कि प्लांट्स जो हैं उसकी कितनी अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज या प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, उसी चीज को डाइवर्सिटी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, सेम गोज फॉर योर एनिमल्स की। एनिमल्स की कितनी टाइप ऑफ स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं या फिर कितनी टाइप्स ऑफ जो उनकी प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो चीज क्या कहलाती है? इन दोनों को मिला के, प्लांट्स और एनिमल्स को मिला के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इन्हीं प्लांट्स में आपके जो है जो छोटे छोटे, इन्हीं एनिमल्स में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं जिनको हम प्लैंक्टन्स कह देते हैं या फिर आपकी एल्गी वगैरह जो है वो सारे भी इसी में कवर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। तो अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा लिख लो। उसके अलावा इसमें दो टर्म्स जो है वो और होती हैं। एक होती है आपकी, इतना तो आपको समझ में आ गया कि इनकी जो वेरियस स्पीसीज होंगी वो क्या कहलाएंगी? बायोडाइवर्सिटी। जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोलॉजिकल जो है वो डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा होगी, या फिर आप कह सकते हो कि वो एरिया जो होगा वो रिच होगा इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वहां पे ज्यादा पाई जाएंगी या जितनी ज्यादा जो है उनकी पॉपुलेशन जो है वो वहां पे पाई जाएगी। ठीक है, अब ये भी, इनको भी हम जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है आपकी स्पीसीज रिचनेस, दूसरी कहलाती है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है कि वहां पे कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज जो है, नंबर ऑफ स्पीसीज, उसमें उनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो देखेंगे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ आपकी स्पीसीज जो है वो ज्यादा पाई जाएंगी या उनका नंबर जो है वो ज्यादा पाया जाएगा। मान लो हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं, कैट्स की स्पीसीज में कौन कौन से आते हैं? आपके लायन जो है वो कैट की स्पीसीज में आता है, देन आपका टाइगर जो है वो भी कैट की स्पीसीज में आता है, उसके अलावा लेपर्ड हो गया वो भी आपकी कैट की स्पीसीज जो है उसी में इंक्लूड होता है। अब ये क्या हो गया? ये लायन जो है ये एक स्पीसीज है किसकी? कैट की। टाइगर भी है, ये एक स्पीसीज है कैट की। लेपर्ड जो है वो भी एक स्पीसीज है किसकी? कैट की। ठीक है, अब ये कैट किसके अंदर आता है? ये आता है मैमल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये सारे के सारे मैमल्स हैं। अब ये स्पीसीज रिचनेस जो है वो क्या कहलाएगा? अगर यहाँ पे मान लो क्या चीज प्रेजेंट है, 1000 की अमाउंट में लेपर्ड जो है वो प्रेजेंट है, या फिर 2000 की अमाउंट में आपके लायंस जो है वो प्रेजेंट है, तो उस चीज को ये, जब इनका ये नंबर जो है ये ज्यादा होगा तो ये चीज क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रिचनेस ऑफ स्पीसीज या फिर स्पीसीज रिचनेस। वहीं स्पीसीज इवननेस जो है वो क्या कहलाएगा? मान लो आपके मैमल्स हैं, तो मैमल्स में वहां पे कैट्स भी प्रेजेंट है, देन डॉग्स भी प्रेजेंट है, देन उसके अलावा कैंगरू जो है वो भी प्रेजेंट है, देन कैट्स में आपके लायन प्रेजेंट है, पैंथर हो गया, आपका टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, और ऐसे मल्टीपल जो है वो हो गए। अब लेकिन इनकी पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी है। मान लो 10 चीते हैं, 10 पैंथर हैं, 10 ही आपके टाइगर हैं, लेपर्ड और ऐसे करके 9। तो यहां पे पॉपुलेशन भले ही कम है लेकिन उनका जो नंबर ऑफ ये जो स्पीसीज जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज एज इन कि लायन की स्पीसीज भी है, पैंथर की स्पीसीज भी है, टाइगर की भी है, लेपर्ड की भी है, चीता की भी है। ठीक है, ऐसे ही और जो है वो और इंक्लूड कर लो, डॉग्स हैं, कैंगरूज हैं, ठीक है, हीनियाज हैं, तो ये सारे फॉक्स हो गए। तो यहां पे इस चीज को क्या कहा जाएगा? जब ज्यादा टाइप्स की स्पीसीज जो है वो पाई जाएंगी वो कहलाएगी आपकी स्पीसीज इवननेस। जब ज्यादा नंबर में स्पीसीज जो है वो पाई जाएंगी वो कहलाएगी आपकी स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, अब इसके बारे में इतना लिख लो, देन आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी लिखो हेडिंग, देन आगे लिखो
According to IUCN, the total number of plants and animal species, the total number of plants and animal species is more than 15 million, is more than 15 million. Full stop. More than 70% of all species, more than 70% of all species are animals, while plants comprises not more than 22% of total. Plants comprises not more than 22% of the total. कि यहां पे अगर हम स्पीसीज को काउंट करने बैठे तो ऑलमोस्ट 15 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो है वो पाई जाती है. ठीक है, 15 मिलियन टाइप्स ऑफ स्पीसीज जो है वो पाई जाती है, मोर देन 15 मिलियन. ठीक है, अब इनमें से जो 70% जो है, मोर देन 70% है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं और लेस देन 22% जो है वो प्लांट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. द ट्रॉपिकल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, the tropical Amazon rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth, has the greatest biodiversity on earth. Next देखो, what is biodiversity? What is biodiversity? इसमें लिखो, biodiversity is variety of plants and animals. Biodiversity is variety of plants and animals life in the world. Plants and animal life in the world or in a particular habitat. Or in a particular habitat. Particular habitat का मतलब क्या है? ऐसे एग्जांपल मान के चलो, वैसे तो ये मैंने आपको इकोसिस्टम में भी करवाना है. मान लो क्या है, ये एक तालाब है. ठीक है, ये एक लेक है या फिर तालाब है. ठीक है, तो इसके पास आसपास जो है फ्रॉग्स जो है वो भी होंगे. ठीक है, उसके आसपास कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रीज जो है वो पाए जाएंगे. नीचे एल्गी जो है वो पाई जाएगी. ठीक है, फ्रॉग्स के साथ यहाँ पे अंदर फिशेस जो है वो भी हो सकती हैं. हो सकता है यहाँ पे टॉर्टोइजेस जो है वो भी हो सकता है यहाँ पे एलिगेटर्स जो है वो भी हो, क्रोकोडाइल जिसको कहते हैं. ठीक है, वैसे दोनों अलग होते हैं, एलिगेटर और क्रोकोडाइल. हाइपोथेटिकली मान लो कि क्रोकोडाइल है या फिर एलिगेटर्स हैं. ठीक है, तो फिशेस भी हैं, टॉर्टोइज भी है, आपका ये भी है. तो ये सारी चीज जो है ये क्या कहलाई जाएगी, इस पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, और ये पर्टिकुलर सिस्टम जो होगा ये क्या कहलाएगा, एक इकोसिस्टम. इकोसिस्टम. और क्योंकि ये लेक है तो इसको लेक इकोसिस्टम बोलेंगे. ऐसे ही आपका पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, ऐसे ही आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट जहां पे वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ आपके यहाँ पे ट्रीज होंगे तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो भी पाए जाएंगे, तो वो भी इसी लेक इकोसिस्टम का पार्ट जो है वो माने जाएंगे. ठीक है, और इकोसिस्टम जो है वो एक लेक जितना भी हो सकता है, एक पूरे समुद्र जितना भी हो सकता है, एक पूरे जंगल जितना भी हो सकता है और एक पेड़ जितना भी हो सकता है. ठीक है, तो उस पेड़ वाले इकोसिस्टम में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, पेड़ एग्जिस्ट करेगा, उसके आसपास जो एल्गी वगैरह होगी वो एग्जिस्ट करेगी, इस पेड़ के ऊपर बर्ड्स जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, उन बर्ड्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे फल फ्रूट जो है वो लगेंगे वो एग्जिस्ट करेंगे. तो वो पूरा मिलके क्या बनाएगा, एक ट्री का इकोसिस्टम. उसको ट्री इकोसिस्टम जो है हम वो बोलेंगे. ठीक है, और उसके ऊपर जो लोग जो रहेंगे या उसके ऊपर जो भी जीव जंतु, बीट प्लांट्स, बीट एनिमल, वो जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, उस पेड़ की बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट. देखो, इट इज मेजर्ड बाय टू मेजर कंपोनेंट्स. इट इज मेजर्ड बाय टू मेजर कंपोनेंट्स. कौन कौन से हैं वो कंपोनेंट्स? फर्स्ट लिखो स्पीसीज रिचनेस एंड सेकेंड लिखो स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज रिचनेस के बारे में लिखो, इट इज अ मेजर ऑफ स्पीसीज रिचनेस के ब्रैकेट में पॉपुलेशन लिख लो. उसके ब्रैकेट में पॉपुलेशन लिख लो ताकि आपको याद रहे कि जो पॉपुलेशन जो है वो डिफाइन कर रही है स्पीसीज की रिचनेस को. ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा वहां पे स्पीसीजनेस जो है
स्पीसीज जो है वो रिचनेस में होंगी, मतलब उतनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज जो है उनको हम बोलेंगे कि स्पीसीज रिचनेस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है जितनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन होगी। लिखो इट इज मेजर्ड इन नंबर ऑफ स्पीसीज, इट इज मेजर्ड इन, इट इज दोबारा लिखो, इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज, इट इज द मेजर ऑफ the number of species found in the community, found in a community, full stop. It can be of three types, it can be of three types. First लिखो alpha diversity, alpha diversity लिखो, it refers to a diversity within a particular area or ecosystem, within a particular area or ecosystem, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम बन गया आपका ट्री वाला, तो जितनी स्पीसीज जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, यहाँ की अल्फा डाइवर्सिटी। सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक इकोसिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो उसको क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। जितनी भी वहां पे स्पीसीज उस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो पाई जाएंगी, मान लो यहाँ पे इंसेक्ट है, ठीक है, तो इंसेक्ट का नंबर जो है वो काउंट कर लिया जाएगा। मान लो एक बर्ड के ऊपर 5 इंसेक्ट्स भी हैं और यहाँ पे मान लो 20 बर्ड्स आते हैं, तो 20 into 5 100 इंसेक्ट्स जो है वो वहां की क्या क्या कहलाएगी, स्पीसीज अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो कहलाएगी, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ 20 बर्ड्स वो क्या कहलाएंगे, वहां की अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। देन यहाँ पे जो एक ट्री है उस एक ट्री को क्या बोलेंगे हम, अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये चीजें कहलाती हैं आपकी अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट लिखो बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी लिखो, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, इस पेड़ का अपना इकोसिस्टम है, ठीक है। इस पे ऐसे नंबर ऑफ बर्ड्स जो हैं वो रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, यहाँ पे प्लांट्स हैं, साइड में थोड़ी सी एल्गी है, ठीक है, वो इस पेड़ का क्या हो गया, एक इकोसिस्टम। और ये जो है आपका लेक जो है ये सेकंड इकोसिस्टम हो गया। जब इन दोनों का जो है कंपैरिजन करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। It is a comparison of diversity between two ecosystems, usually measured, इसी में लिखो usually measured as change in the amount of species between two ecosystems, changes in the amount of species between two ecosystems. थर्ड लिखो गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। तो इसमें जितने भी चेंजेस आएंगे, मान लो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ एल्गी है, ठीक है, और जो आपका लेक जो है वहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एल्गी है, तो इसमें जितना भी चेंज आएगा दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, बीटा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाओ गामा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी लिखो, इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, overall diversity of different ecosystems within a region, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, ये एक ट्री इकोसिस्टम हो गया, एक लेक इकोसिस्टम हो गया, यहीं पे थोड़ी दूर में जाके एक पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड, तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। तो इन तीनों को मिला के जो डाइवर्सिटी बनेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स within a region. Next आ जाओ species evenness, इसमें लिखो, it is a measure of relative abundance of different species, making up the richness of an area, low evenness indicates that few species
few species dominate the site, dominate the site, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मान लो ये लेक इकोसिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे मछलियां वगैरह जो है वो पाई जाती हैं, टॉर्टोइजेस जो है वो पाए जाते हैं और क्रोकोडाइल जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो क्रोकोडाइल जो है वो आपकी मछलियां जो है वो उनको कंज्यूम कर जाते हैं, देन जो आपके टर्टल्स जो है उनको कंज्यूम कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मछलियां और टॉर्टोइजेस जो है वो यहाँ से खत्म हो जाएंगे, टर्टल्स जो है वो आपके यहाँ से खत्म हो जाएंगे और यहाँ पे आपका क्रोकोडाइल जो है वही रह जाएगा। तो दैट, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्रोकोडाइल जो है ये यहाँ पे एक डोमिनेंट स्पीसीज है और इसने क्या किया है, इस साइड को जो है वो डोमिनेट कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मछलियां भी पाई जाती, क्रोकोडाइल भी पाया जाता और टर्टल जो है वो भी पाए जाते हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, मतलब जितनी मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पीसीज होंगी वही चीज क्या कहलाएगी कि वो जो स्पीसीज जो है वहां पे उसकी इवननेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कि ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्रोकोडाइल भी एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉग जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा छोटे छोटे प्लैंक्टन जो है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एल्गी जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। तो वो चीज क्या कहलाएगी, स्पीसीज इवननेस। जितनी ज्यादा टाइप्स ऑफ स्पीसीज होंगी वो चीज क्या कहलाएगी, रिचनेस, वो ज्यादा रिचनेस को डिफाइन करेगी, ठीक है। तो लिख लिया था हमने ये, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इट इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मेकिंग अप द रिचनेस ऑफ एन एरिया। Low evenness indicates that few species dominate the site. Next आ जाओ types of diversity. Types of diversity. ठीक है, ये जो था ना ये डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स थे, ये उसकी टाइप्स नहीं थी, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस, ये उसके कंपोनेंट थे। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। फर्स्ट लिखो जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है तो ये जो जीन्स जो हैं उनसे रिलेटेड होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो इसके बारे में फिर समझाता हूं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम सब लोग जो है इंक्लूडिंग एनिमल्स और ह्यूमंस, हम सब जो है हम डीएनए से बने हुए हैं, ठीक है। तो डीएनए में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ जो आपके लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि आपका जो डीएनए जो है वो किससे बना होता है। हाइपोथेटिकली मान लो 22, वैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उनसे बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाएगी, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे उसके अलावा गोरिल्ला आ गया, गोरिल्ला का हाइपोथेटिकली मान लो कि 21 या 22 क्रोमोसोम से उसका डीएनए बना हुआ है, या उसके जीन्स जो है वो 22 या 21 क्रोमोसोम से मिलके जो है वो बने हुए हैं, तो वो चीज क्या आ जाएगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसे ही मान लो लायन जो है या आपका डॉग हो गया या आपकी कैट हो गई, तो अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जो है वो मिलके बने हुए होते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि आपके जीन्स जो है वो किस तरीके से जो है और यही चीज जो है, यही जीन्स जो है ये डिफाइन करेंगे कि आप जो है आपका एनवायरनमेंट जो है उसको किस तरीके से अडेप्ट करते हो। फॉर एग्जांपल हम जो है ह्यूमन जो है हमने धीरे धीरे इवॉल्व होकर हमने 2 पैरों पे चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया। उससे पहले का ह्यूमन आप देखते हो कि 4 पैरों पे जो है वो चलता था, ठीक है। तो यही चीज जो है वो आपके जीन्स जो है वो धीरे धीरे चेंज होते हैं, वही चीज जो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कहलाती है। देखो आप इसके बारे में, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मान लो एक ह्यूमन है, ठीक है, उसमें 23 क्रोमोसोम्स है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका जो आपके जो सिस्टर है या आपका जो ब्रदर है उसमें 21 या 22 क्रोमोसोम्स होंगे, उसमें भी 23 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सेम गोज फॉर एनी ऑफ योर रिलेटिव, सेम गोज फॉर एनी अदर पर्सन हुम यू डोंट नो, ठीक है। हर एक जो भी होमोसेपियन है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जो उसका जो ये जो होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, इसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी ह्यूमन में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। जितने भी ये पर्टिकुलर स्पीसीज है ह्यूमंस की, जिसको हम होमोसेपियन कहते हैं, उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होंगे ही होंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर योर डॉग्स, ठीक है। डॉग भले ही किसी भी ब्रीड का हो, ठीक है, लेकिन डॉग एक स्पीसीज है जिस स्पीसीज में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक डॉग के होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेकंड डॉग के होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपका लैब्राडोर है, उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे जितने जर्मन शेफर्ड में होंगे, ठीक है। उतने ही क्या कहते हैं आपका, और कौन सी ब्रीड होती है, बुलडॉग जो है, उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी।
जेनेटिक डाइवर्सिटी में आगे लिखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउस स्पीसीज टू अडॉप्ट टू चेंज, genetic diversity allows species to adapt to changing environments, full stop. This diversity aims to ensure that some species survive drastic changes and thus carry desirable genes, ठीक है। तो जब AMC कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था ना कि ह्यूमन जो है वो पहले क्या करता था, 4 पैरों पे चलता था, ठीक है, और जो बाद में जब वो शिकार करता था तो जो पत्थर जो है वो अपने 2 हाथों में लेके जानवर को मार देता था, लेकिन क्योंकि उसकी आदत थी 4 पैर पे चलने की, तो जब वो जानवर को मारने देता कई बार वो जो है उतना स्टेबल जो है वो नहीं रह पाता था। तो उस वजह से उसने क्या किया, अपने जीन्स में धीरे धीरे अडेप्टेशन की वजह से उसने धीरे धीरे 2 पैरों पे चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया, ताकि जो 2 हाथ जो है उसका यूज जो है वो इजीली कर सके, ठीक है। तो यही चीज है कि ताकि कुछ स्पीसीज जो है वो सरवाइव कर सके, जैसे जो क्या कहते हैं, जो इन्वायरमेंटल में ड्रास्टिक चेंजेस जो आते हैं उनको जो है वो सरवाइव कर सके, ठीक है। और बचपन में भी आप जब पढ़ते होंगे डाइवर्सिटी, और एक चैप्टर होता है साइंस में हेरिडिटरी करके, उसमें जो है ये बताया जाता है, एग्जांपल दिया जाता है कि हाथी आता है, यहाँ पे चींटियों की कॉलोनी जो है वो थी, तो हाथी क्या करता है, इनके ऊपर पैर रख देता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द चींटियां जो है वो मर जाती हैं, लेकिन 1-2 चींटियां जो हैं वो बच जाती हैं, क्योंकि उनका जीन्स जो है वो इस तरीके से डेवलप हो गए होते हैं, या उनमें हेरिडिटरी जो है जीन्स जो है वो इस तरीके के होते हैं कि वो जो है उनके ऊपर हाथी के पैर के वेट का जो है वो ऐसा असर जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो है वो सर्वाइव कर जाती है, ठीक है। देन वो जो चींटियां जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, धीरे धीरे उनके जीन्स में चेंजेस जो है वो आने लग जाएंगे। अब हाथी उनके ऊपर पैर रखेगा तो वो चींटियां जो है वो नहीं मरेंगी, ठीक है। तो यही आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, कि आपके जीन्स जो है वो धीरे धीरे अडेप्ट जो है वो कर लेते हैं आपके एनवायरनमेंट को। इसका एक एग्जांपल और है, जो बच्चे जो है 2000 के बाद जिनका जन्म जो है वो हो रहा है, तो उनमें जो है जनरली ये देखा जा रहा है कि अभी जो है उनके मोस्ट ऑफ द बच्चों में जो उनके पोलर जो है, जिनको जो हम कहते हैं विजडम टूथ जो है वो कहते हैं, तो वो नहीं आ रहे, ठीक है। वो क्या, उसकी पीछे रीजन क्या है कि पहले हम जो है कच्चा मांस जो है वो कंज्यूम किया करते थे, जिसके लिए जो पोलर जो आपके ये जो है जो आपके विजडम टूथ जो है या पोलर जो है आपके, उनकी जरूरत पड़ती थी मांस को छीलने के लिए, ठीक है, या मांस को चबाने के लिए। अभी क्योंकि जो है हम उतना जो है कच्चा मांस कंज्यूम नहीं करते, अगर कंज्यूम करते भी है तो उसको पका के कंज्यूम करते हैं, वो जो है वो सॉफ्ट हो चुका होता है। अब उनकी जो है धीरे धीरे ह्यूमन को उनकी विजडम टूथ की नीड जो है वो नहीं रही है, इसी वजह से हमारी बॉडी जो है धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है कि आगे जो जनरेशन जो आ रही है उनके जो है पोलर या विजडम टूथ जो है वो नहीं आ रहे, ठीक है। तो यही चीज कहलाती है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाओ स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसमें लिखो इट इज अ मेजर ऑफ डाइवर्सिटी। जितनी जीन्स में डाइवर्सिटी होगी वो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आ जाओ स्पीसीज डाइवर्सिटी, इट इज अ मेजर ऑफ डाइवर्सिटी विद इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी। विद इन अ इकोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, मतलब जब इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजिकल कम्युनिटी दैट इनकॉर्पोरेट्स both species richness and species evenness, species richness and species evenness। next लिखो थर्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी स्लैश इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लिखो इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट, फुल स्टॉप। A habitat is a cumulative factor of, it refers to different types of habitat, full stop। next लिखो a habitat is a cumulative, COMMULATIVE, cumulative factor of climate, vegetation and geography। तो उस पर्टिकुलर जगह की ज्योग्राफी, वेजिटेशन और टेम्परेचर जो है या क्लाइमेट जो है उस जगह का किस तरीके का होगा, वो चीज क्या डिफाइन करेगी,
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली वहां की हैबिटेट जो है वो कैसी है वो चीज डिफाइन करेगी आपकी इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हमने जो है ज्योग्राफी में हमने कवर किया था टैगा रीजन, टुंड्रा रीजन। ठीक है, तो वहां पे हम देखते हैं कि टैगा और जो टुंड्रा रीजन जो है वहां पे पेड़ जो है वो ऐसे इतने नहीं होते, इसी वजह से वहां पे मॉसेस वगैरह जो है या लाइकन्स जो है वो आपके वो वहां पे होते हैं। ठीक है, वैसे ही थोड़ा सा नीचे आओ टेम्परेट रीजन में, तो वहां पे आप देखोगे कि घास की हाइट जो है, जो ग्रीन ग्रासलैंड वहां पे पाए जाते हैं, तो उनकी हाइट जो है ऐसा उतनी जो है वो नहीं होती। ठीक है, देन थोड़ा और नीचे और ट्रॉपिकल रीजन में आओ तो आप देखोगे कि अगर वहां पे जो ग्रासलैंड जो पाए जाते हैं उनकी हाइट जो है वो काफी ज्यादा जो है वो होती है। उसके अलावा हमने देखा था डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट देखे थे, तो डेजर्ट में जो है वो आपके पेड़ जो है वो ऐसे नहीं पाए जाते, और जो वेजिटेशन वहां पे पाई भी जाती है वहां पे थॉर्न्स जो है, कांटे वाली कंटीले जो आपके ये जो है पेड़ पौधे जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जिस तरीके का आपका इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम क्या था या हैबिटेट क्या था, या जिस तरीके की आपकी हैबिटेट होगी उसी तरीके का आपका इकोसिस्टम जो है या डाइवर्सिटी जो है वहां पे वो पाई जाएगी। फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, इट रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो हैबिटेट का क्या मतलब हो गया, मान लो डेजर्ट है तो डेजर्ट में किस तरीके का हैबिटेट होगा, पानी वहां पे कम होगा, लेस वाटर, वहां पे जो पेड़ जो होंगे वो कौन से होंगे, जिनके ऊपर थ्रॉन्स जो है वो लगे हुए होंगे। ठीक है, ग्रीन आपका जो ग्रीन लीव्स जो है वो वहां पे कम होंगे, तो इस वजह से वहां पे जानवर भी ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जैसे कैमल्स हो गए, जिनको उतनी ज्यादा पानी की जरूरत जो है वो नहीं होती। रैट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा देर तक जो है बिना पानी के रह सकते हैं। ठीक है, रैट्स हो गए, ऐसी स्पीसीज जो है वो वहां पे ज्यादा पाई जाएंगी। स्नेक्स हो गए, ठीक है, रेटल स्नेक हो गया, वो डेजर्ट जो है वहां पे पाया जाता है। उसके अलावा ऐसी हैबिटेट जहां पे जिस तरीके के जो एनवायरनमेंट होगा वो उसी टाइप की वहां पे हैबिटेट जो है वो पाई जाएगी। इसी वजह से ये जो आपका टुंड्रा रीजन है और डेजर्ट रीजन है, यहाँ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी जो है वो नहीं पाई जाती। जब बारी आती है इसकी आपके ग्रासलैंड्स की या फिर अमेज़न की, जहां पे फॉरेस्ट है, वहां पे आप देखोगे कि ज्यादा जो है जानवर जो है वो पाए जाएंगे, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको कंडीशन जो है वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो मिल रही है। ठीक है, ये चीज थी आपकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आ जाओ, की टर्म्स एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी। की टर्म्स एसोसिएटेड विद बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट लिखो कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज लिखो, दीज आर दो स्पीसीज, ये बेसिकली ऐसी स्पीसीज होती हैं कि अगर मान लो ये एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, ठीक है, ये वो स्पीसीज होंगी अगर इनको इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ऐड कर दिया जाए या फिर इनको रिमूव कर दिया जाए, उस वजह से क्या होगा कि इस इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क जो है वो पड़ेगा। ठीक है, वो किस तरीके से, मान लो यहाँ पे फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, टॉर्टोइजेस हैं और क्या है, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, अब ये क्या करता है, क्रोकोडाइल को अगर हम इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि वो सारे के सारे टॉर्टोइजेस जो है उसको कंज्यूम कर दे और सारी की सारी ये जो है फिशेस जो है उनको कंज्यूम कर दे। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, अब फिशेस को कंज्यूम कर दिया तो यहां पे क्या होगा कि सारी फिशेस जो है उसको इसने कंज्यूम कर लिया, सारे टॉर्टोइजेस जो है वो उसने इसको कंज्यूम कर लिया। अब ये जो फ्रॉग जो है, जो छोटी छोटी फिशेस को खा के जो है वो जिंदा रहते थे, अब इन फ्रॉग्स का यहाँ पे जिंदा रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री की वजह से क्या हुआ, क्रोकोडाइल की एंट्री की वजह से क्या हुआ, ये जो इकोसिस्टम था इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ गया। इस वजह से इस क्रोकोडाइल को हम क्या कहेंगे, कीस्टोन स्पीसीज। अब ये तो हमने इसको एंटर किया था, अब इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। जब क्रोकोडाइल को रिमूव किया, तब जब क्रोकोडाइल यहाँ पे एग्जिस्ट करता था तब क्या होता था कि ये टॉर्टोइजेस जो थे ये फिशेस को खा लेते थे और क्रोकोडाइल जो है वो कभी कभी टॉर्टोइजेस को कंज्यूम कर देता था, जिस वजह से क्या होता था कि फिशेस की पॉपुलेशन जो है पूरी तरीके से गायब जो है वो नहीं होती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्योंकि ये यहां से चला गया तो ये सबसे बड़ी स्पीसीज जो है, ये सबसे प्रेडेटर स्पीसीज यहाँ पे कौन बच गए, आपके टर्टल्स या फिर टॉर्टोइजेस। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिशेस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे फिशेस की पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गई, टर्टल्स की पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, इसके रिमूवल से, क्रोकोडाइल के रिमूवल से क्या हुआ, टर्टल्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई और उन्होंने पूरी फिशेस जो है उनको खा लिया। तो फिर से क्रोकोडाइल के एंटर होने की वजह से भी इस इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे थे और इसके एग्जिट होने से भी इस इकोसिस्टम में मेजर चेंजेस जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब जब सारी फिशेस कंज्यूम हो गई, ये फ्रॉग जो है फिर बच गए।
ठीक है, इनको फिर खाने को नहीं कुछ मिल रहा और धीरे धीरे उस वजह से, क्योंकि इनको खाने को नहीं मिल रहा, तो ये फ्रॉग जो है या तो यहां से शिफ्ट कर जाएंगे या फिर ये मर जाएंगे। ठीक है, अब लिखो कीस्टोन स्पीसीज के बारे में, लिखो दीज आर दो स्पीसीज, these are those species whose addition or loss to an ecosystem leads to major changes in the occurrence of at least one other species. Leads to major changes in the occurrence of at least one other species. Full stop. Next point. All the top predators are considered as keystone species. Therefore they regulate population of the because they regulate population of the ecosystem directly. Full stop. Next point. Certain plant species exclusively depend upon, एग्जाम्पल लिख लें हम, एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन बैट्स, BATS, चमगादड़ जो होते हैं ना बैट्स, फॉर इट्स पॉलिनेशन. If the bat pollution is drastically reduced, then the regeneration of particular plant may become difficult. इसमें क्या होता है कि मान लो यहां पे प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये आपके प्लांट्स हैं, तो बैट्स क्या करते हैं, रात को निकलते हैं और रात को जब वो इनसे टकराते हैं ना, तो ये इनका पॉलिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, इनके पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिनसे इसकी पॉलिनेशन हो जाती है और जिनसे इनकी जो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। किस वजह से हुई, क्योंकि बैट आया, उसने क्या किया, इनकी पॉलिनेशन करवा दी। वो किस तरीके से करवाई, ये जब इनके जो फूल जो होते हैं उनसे टकराता है, तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे फूल जो होते हैं उसमें जो है वो चले जाते हैं, तो वहां पे उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। अब बैट की पॉपुलेशन ही मान लो क्या हुआ कि किसी वजह से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई या बैट्स ही खत्म हो गए, उस वजह से क्या होगा कि इनकी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, पॉलिनेशन नहीं होगी तो इनके फूल नहीं निकलेंगे, फूल नहीं निकलेंगे तो इनकी आगे फूलों के बीज नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे तो बीज गिर के जाके दूसरे प्लांट जो है वो नहीं बनाएंगे। उस वजह से क्या होगा, बैट्स की पॉल्यूशन रिड्यूस होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है, बैट्स की पॉपुलेशन रिड्यूस होने की वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल होता है बी का, जो मक्खी होती है, ऐसा माना जाता है कि अगर मक्खी जो है, मधुमक्खी जो है, अगर वो कंप्लीटली हमारे अर्थ से इरेडिकेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो अगले 100 सालों के अंदर अंदर कोई भी पेड़ पौधा जो वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी पॉलन ग्रेन जो है ये ट्रांसफर करती है, और जितना ये ट्रांसफर करती है उतना कोई ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये जो है, ये जब यहाँ से फूल में से जो अपना जो बी जो ये बनाती है, हनी जो बनाती है, तो इसके यहाँ से नेक्टर जो है वो लेके जाती है, तो जब एक फूल से दूसरे फूल पे ये जा रही होती है तो इसके पैरों पे जो पॉलन्स जो है वो चिपक जाते हैं, और वो पॉलन्स जब वो दूसरे पौधे पे जाएगी तो उसके जो आपका ये जो होगा फ्लावर जो होगा वो उसके अंदर जो है वो चले जाएंगे, तो उससे उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाएगी। अगर बी ही नहीं रही तो अगले 100 साल के अंदर किसी भी तरीके की पॉलिनेशन जो है वो नहीं होगी, जिस वजह से अगले 100 साल तक आते आते जितने भी पेड़ पौधे जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जिस वजह से जो ह्यूमन लाइफ जो है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका कीस्टोन स्पीसीज, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी वजह से इनको कीस्टोन स्पीसीज जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज देखो, दीज आर डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। डोमिनेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, these are dominant primary producers in an ecosystem
in an ecosystem, both in terms of abundance, and influence. For example, corals in coral reefs. ठीक है, जो कोरल्स जो होते हैं कोरल रीफ्स में, वो भी जो है वो आपके फाउंडेशन स्पीसीज जो है वो कहलाते हैं. उसके अलावा फाउंडेशन स्पीसीज और कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आपका जो आपका इकोसिस्टम होता है जिसमें जो है आपका पहले ग्रास आता है, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर आता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को देन आगे फ्रॉग को किसको खिलाएं, फ्रॉग को आगे वल्चर जो है वो खा जाता है. ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक इकोसिस्टम बन गया. तो मान लो अगर ग्रास ही ना रहे तो ग्रास हॉपर क्या खाएगा? ग्रास हॉपर कुछ नहीं खाएगा तो ग्रास हॉपर खत्म हो जाएगा. ग्रास हॉपर खत्म हो जाएगा तो फ्रॉग्स क्या खाएंगे? फ्रॉग्स खत्म हो जाएंगे. फ्रॉग्स खत्म, फिशेस या फ्रॉग्स या फिशेस खत्म हो जाएंगे तो उनको जो है आगे वल्चर जो है वो खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो जो स्पीसीज के खत्म होने से पूरी की पूरी जो आपकी ये जो है पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है उसको इफेक्ट पड़े या पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करे, वो चीज क्या कहलाती है? आपकी फाउंडेशन स्पीसीज. ठीक है, तो ये जनरली जो है जो आपके जो एनर्जी लेवल के जो सबसे नीचे जो होते हैं, जहां से आपकी जो कि ये जो है फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है, जनरली वो स्पीसीज जो वो यहाँ पे आती है. कहाँ पे? फाउंडेशन स्पीसीज पे. और वो स्पीसीज जो आपकी टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल पे आते हैं, वो आपके किस में आते हैं? कीस्टोन स्पीसीज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फ्लैगशिप स्पीसीज. फ्लैगशिप स्पीसीज लिखो, दीज आर द स्पीसीज chosen to represent a environmental cause. जैसे यहाँ पे आपकी गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो काफी ज्यादा फेमस है. ठीक है, तो ये ऐसी स्पीसीज जो अब हम क्या कहते हैं कि हमें गंगा को इस वजह से बचाना है क्योंकि वहां पे गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो रहती है. ठीक है, और बाकी कुछ और रीजंस भी हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की वजह से इकोसिस्टम जो है उसको बचाया जा रहा हो तो उसको फ्लैगशिप स्पीसीज जो है वो कह दिया जाता है. ठीक है, जैसे आपकी गंगेटिक डॉल्फिन हो गई या इंडस डॉल्फिन हो गई. ठीक है, तो लिखो, दीज आर द स्पीसीज चूजन टू रिप्रेजेंट अ एनवायरमेंटल कॉज, full stop. These species are chosen for their vulnerability, vulnerability, attractiveness and distinctiveness, in order to acknowledge and provide support to that species in front of public. तो ये था टॉपिक आपका बायोडाइवर्सिटी का. अब आ जाओ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. लिखो, इंडिया is recognized as one of the mega diverse countries, rich in biodiversity and associated traditional knowledge. एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या है कि जैसे हम अब तक बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए एनिमल्स के. ठीक है, लेकिन प्लांट्स भी तो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं. अब वेरियस प्लांट्स जो है उनसे क्या क्या बनती है? वेरियस टाइप ऑफ आपकी मेडिसिन जो है वो बनती है. ठीक है, तो उन मेडिसिन को बनाने के लिए नॉलेज भी तो चाहिए. तो वो चीज जो है वो चीज आपकी क्या कहलाती है? वो भी इसी का पार्ट होती है. तो इसी वजह से हमने लिखा कि इंडिया is recognized as one of the mega diverse countries rich in biodiversity and associated traditional knowledge. Next आ जाओ, India represents two realms. इंडिया में 2 realms आते हैं, 5 biomes, 10 biogeographical zones और 25 बायोजियोग्राफिकल प्रोविंसेस. ये नंबर याद होना चाहिए 2, 5, 10, 25.
अबाउट 2 रेल्म्स, कौन से 2 रेल्म्स जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है? ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल ओवर द वर्ल्ड 8 9, ऑल ओवर द वर्ल्ड 9 जो है आपके, सॉरी 8 जो है वो आपके बायो ज्योग्राफिकल रेल्म्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले वर्ल्ड के लिख लो, देन उसमें से इंडिया के कौन से वो लिखवा देता हूं। ठीक है, वर्ल्ड के लिखो, सबसे पहला लिखो नियर आर्कटिक, जो आर्कटिक रीजन के पास वाला जो है ना उसको नियर आर्कटिक बायो ज्योग्राफिकल रेल्म जो है वो कहते हैं। सेकेंड लिखो ओशियानिक, ओशियानिक। थर्ड लिखो नियोट्रॉपिकल, नियोट्रॉपिकल। फोर्थ लिखो एफ्रोट्रॉपिकल, एफ्रोट्रॉपिकल। फिफ्थ लिखो अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। सिक्स्थ लिखो ऑस्ट्रालेशियन, AUSTRALASIAN, ऑस्ट्रालेशियन। सेवेंथ लिखो पहले आर्टिक, PALEARCTIC, पहले आर्टिक। एट्थ लिखो इंडोमाले, INDO-MALAY, इंडोमाले। तो टोटल 8 बायोज्योग्राफिकल रेल्म्स जो हैं वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से 2 जो हैं इंडिया जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट लिखो पहले आर्कटिक रेल्म, पहले आर्कटिक रेल्म, और दूसरा इंडोमाले रेल्म, इंडोमाले रेल्म, जिसको मालियन रेल्म भी कहा जाता है, मालियन रेल्म भी कहा जाता है। तो जो आपका पहले आर्कटिक रेल्म जो है वो है आपका, जो आपका हिमालय वाला एरिया है वो है आपका पैलियो आर्कटिक रेल्म, और जो आपका बलायन वाला जो है वो जो आपका रेस्ट ऑफ द जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना उसमें वो आता है। ठीक है, उसके अलावा मालियन में आपके ये भी आ जाते हैं। पैलियो आर्कटिक में और क्या क्या चीजें आती हैं? आपका जो अफ्रीका का पार्ट है वो भी आता है, पूरा यूरोप आता है, पूरा एशिया जो है वो इसमें आता है। ठीक है, जो 33 डिग्री के ऊपर वाला है। ठीक है, चाइना, मंगोलिया, वो सारा पैलियो आर्कटिक रेल्म के अंदर आता है। देन जो आपका ये जो है मलायन या फिर इंडोमाले जो है, इसमें आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है वो पार्ट हो गया। उसके अलावा जो आपका जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आइलैंड्स है ना, वो जो ड्रैगन सा बना हुआ है वो जो है वो आपके आ जाते हैं, मुझे उसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, तो वो सारे जो है वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 5 बायोम्स, 5 बायोम्स। तो 5 बायोम्स जो है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट लिखो ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट। सेकेंड लिखो ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। थर्ड लिखो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। फोर्थ लिखो वार्म डेजर्ट, वार्म डेजर्ट। फिफ्थ लिखो एल्पाइन मीडोज, एल्पाइन मीडोज। तो ये सारे जो है ये आपके 5 बायोम्स जो है इनको कहा जाता है। इनको हम जो है मैप के ऊपर बनाएंगे, इनको बनाएंगे जब हम इकोसिस्टम कर रहे होंगे ना, वहां पे जो है वो जो है वो मैं आपको बनवाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 10 बायोज्योग्राफिकल जोन्स, 10 बायोज्योग्राफिकल जोन्स। इन 10 ये जो 10 बायोज्योग्राफिकल जोन्स जो है ये हमने ऑलरेडी जो है ज्योग्राफी जो थी उसमें हमने कवर किया था, जब हमने हिमालयन रीजन जो है वो किया था, गंगेटिक प्लेन्स जो है वो किया था। मैं अभी बता देता हूं आपको, इनको हम एज सच यहां पे अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीज है ताकि आपको याद आ जाए। इसको जो है वो आपको एज इट इज नोट से देख के जो है वो लिख लेना है। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे ज्योग्राफी पार्ट में। जो आपके बायोज्योग्राफिकल जोन है जिसमें ट्रांस हिमालय आ जाता है, देन हिमालय, देन इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन्स, कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और आइलैंड्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपके 10 बायोज्योग्राफिकल जोन्स है। इसी के अकॉर्डिंग 25 बायोज्योग्राफिकल प्रोविंसेस जो है वो भी आपकी इन्हीं के साथ जो है वो आपको दी हुई है। ठीक है, तो
तो ऐसा जिनको याद करने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी है, एक बार नजर मारनी है आपको। और दूसरा बस इतना पता होना चाहिए ये नंबर 2 रेल्स, 5 बायोम्स, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स और 25 जो है ये प्रोविंसेस। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस। फर्स्ट लिखो मेजर रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजर रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट लिखो नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज, इसमें जैसे आपके फ्लड्स वगैरह आ गए, अर्थक्वेक आ गया, तो उस वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है उसको लॉस जो है वो होता है। उसके अलावा जो आपकी फॉरेस्ट फायर जो है वो हो जाती है, तो उससे पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जो उसको लॉस होता है। तो लिख लो नेचुरल कॉजेज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड फॉरेस्ट फायर्स। नेक्स्ट लिखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट लिखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काट रहे हैं, जिस वजह से आपके फॉरेस्ट जो है उनका एरिया जो है वो कम हो रहा है और जिस वजह से इनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो रहा है। नेक्स्ट लिखो एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये भी थोड़ी देर में समझाता हूं क्या होता है। नेक्स्ट लिखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से भी जानवर जो है उनको प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। इनफैक्ट जो आपकी फसलें जो है वो नहीं अच्छे से हो पा रही, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट आ जाओ हंटिंग एंड पोचिंग। जानवरों की खाल के लिए या उनके दांतों के लिए उनकी हंटिंग जो है वो की जाती है। लास्ट लिखो बैलेस्ट वाटर। BALLAST बैलेस्ट वाटर। इसमें क्या होता है कि जब आपका ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, तो आपका पूरे कंटेनर में पानी भर के जो है वो ले जाया जाता है, ठीक है। अब इस पानी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि एक एलियन स्पीसीज जो है वो यहां से आ जाती है। तो जब हम इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाएंगे तो ये एलियन स्पीसीज जो है इसी पानी के साथ जो है वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। अब जब वहां पे ये शिफ्ट होगी तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ की जो आपकी वेजिटेशन है हो सकता है उसके लिए ये पर्टिकुलर एलियन स्पीसीज जो है उसके लिए फेवरेबल ना हो। तो ये क्या करती है, उस पूरी की पूरी यहाँ पे जो भी आपकी स्पीसीज जो होती हैं उनको पूरी तरीके से ये जो है इनका खात्मा जो है ये कर देती है या फिर इनका हैबिटेट जो है उसको घेर लेती है। तो इसके ऊपर हम अलग अलग क्लासेस जो है वो बनाते रहते हैं कि कौन सी एलियन स्पीसीज जो है वो यहाँ पे इंडिया में आई है, बाहर से आई है, कहां से आई है, क्या उस एलियन स्पीसीज का नाम है और किस तरीके से वो जो है इंडिया की इंडिजीनियस स्पीसीज जो है उसको हार्म जो है वो कॉज कर रही है, ठीक है। तो ये बैलेंस वाटर लिख लो, इस पे लिखो बैलेंस वाटर में रिजल्ट इन balanced water may result in alien species invasion which can have a harmful impact on biodiversity full stop. Alien species can be introduced unintentionally or deliberately, some of them could turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस जो है वो किस तरीके से हो रहा है। अब इसको बचाया किस तरीके से जा रहा है उसके लिए आपके वेरियस मोड्स ऑफ कंजर्वेशन जो है वो होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, अभी रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।